हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार बोर्ड ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम इस वीडियो में क्लास टेंथ यानी हिस्ट्री यानी क्लास टेंथ की जो इतिहास के बुक है उसके पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट कर पढ़ेंगे, यानी हम इस चैप्टर को टोटल 6 से 7 भागों में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है इस यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका हमारा पहला टॉपिक क्या है, चलिए देखते हैं। जस्ट सेकेंड, आज का हमारा पहला टॉपिक देखिए, देखते हैं क्या है। आज का हमारा पहला टॉपिक है कि फ्रांस यानी फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, यानी फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, ये आज का हमारा पहला टॉपिक है। देखिए क्या कर रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति यानी राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। यानी राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही हुई थी। और उसके बाद जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में किसमें 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। यानी 1789 में फ्रांस एक अकेला ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर यानी संपूर्ण जमीन पर एक निरंकुश राजा का अध्यापित था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिक को समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। इस क्रांति ने क्या घोषणा की कि लोगों के द्वारा किसका गठन होगा? राष्ट्र का गठन किया जाएगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे, और जो लोग राष्ट्र का गठन करेंगे वही इसकी नियति तय करेंगे। चलिए हम अपने अगले प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांति ने ऐसे अनेक कदम उठाए, यानी शुरू से ही फ्रांसीसी क्रांति ने एक ऐसा कदम उठाया जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। यानी प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया? एक ऐसा कदम उठाया जिससे क्या होगा? फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती है। यानी उसके बाद क्या होगा? जैसे विचारों ने एक और नागरिक के जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। यानी क्या किया गया? एक नया झंडा चुना गया जिसने पहले की राजध्वज की जगह ले ली। क्या कर पहले की क्या किया? राजध्वज की क्या किया? जगह ले ली। और एक ऐसा झंडा चुना गया जिसने क्या किया? पहले जो राजध्वज था वहाँ पहले में राजशाही चला था, वहाँ राजध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किए जाने लगा। यानी जो स्टेट जनरल था उसका चुनाव नागरिकों द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। यानी उसका स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा करने लगा। उसका फ्रांसीसी इसका एक था, उसका नाम बदल के क्या किया गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया। और उसके बाद क्या कर रहा है? नई स्तुतियाँ रची गई, स्पष्ट ले ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। और क्या किया गया है? और वहाँ पर क्या किया गया? एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया गया। और वहाँ पर एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया जिसने अपने भूभाग में रहने वाले क्या किया? सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया। और वहाँ पर क्या होगा? इस कानून के अंतर्गत आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। इस कानून के अंतर्गत क्या किया गया? आयात निर्यात और शुल्क को समाप्त कर दिया गया और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की। और क्या किया गया? भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। क्षेत्रीय बोलियों को क्या किया गया? हतोत्साहित किया गया। और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली पर लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। और क्या वहाँ पर क्या हुआ? जो पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। यानी
फ्रेंच क्या हुआ, राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। और हमारा देखिए अगला है कि क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की, क्या किया क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और क्या किया, फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासक से मुक्त कराए। क्या था फ्रांसीसी भाग्य का, क्या था कि वह यूरोप के लोगों को क्या करना था, निरंकुश शासक से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को, दूसरे शब्दों में क्या है कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों के गठित होने में मदद देगा। यानी कि फ्रांस क्या करेगा, यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप में विभिन्न शहरों में पहुंची, तो यानी जब फ्रांस की घटनाओं के यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षक, मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। क्या करने लगे, छात्र और शिक्षक किसकी स्थापना करने लगे, जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1970 में, किसमें 1790 में, जो 1790 के दशक में हॉलैंड, कहाँ 1790 की दशक में, कहाँ पर, जो 1790 की दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्ध के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। यानी क्या हुआ था, क्रांतिकारी युद्ध के शुरू होने के साथ ही क्या करने लगी, फ्रांसीसी सेना जो थी वो राष्ट्रवाद के विचार को देश विदेश में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया। यानी क्या किया, नेपोलियन ने कहा फ्रांस में क्या किया, राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने यहाँ पर क्या किया, प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। ये हमारा मैप किसका है, वियना कांग्रेस के बाद 1815 के बाद यूरोप है। ये देखिए वियना कांग्रेस जो हुआ था उसके बाद का यूरोप ऐसा दिखता था। उसके बाद देखिए हमारा क्या कह रहा है कि यानी मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 के नागरिक संहिता से आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता था। यानी क्या हुआ, 1804 के नागरिक संहिता से आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता था। जन्म पर आधारित किया, जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। नेपोलियन ने क्या किया था, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को क्या किया था, समाप्त कर दिया था। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति और अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में भी लागू किया गया। यानी इस विचार को फ्रांसीसी नियंत्रित के अधीन क्षेत्र में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, समानती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदास्तों और जागीरदारी शुल्कों में मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण के हटाया दिया गया। यानी शहरों में क्या किया गया, जो कारीगरों की श्रेणी संघों की नियंत्रण था उसको हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। यातायात और संचार व्यवस्था को क्या किया गया, सुधारा गया, पहले से बेहतर बनाया गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चीखी। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, ये हमारा अगला क्या है, एक समान कानून मानकर भार तथा नाप और नए राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहायक होगी।
लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली-जुली प्रतिक्रिया थी। यानी जो जीते हुए इलाके थे उसमें क्या था, स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली-जुली प्रतिक्रिया थी। शुरुआत में अनेक स्थान जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसी ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। यानी मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। यह शुरुआती उत्साह क्या था, शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। यानी जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुसार नहीं थी, बूढ़े हुए कर सेंसरशिप और बाकी यूरोप के जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों में से मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ये दूसरा टॉपिक क्या है, यूरोप में किसका निर्माण, राष्ट्रवाद का निर्माण। यानी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां को पहले देख लेते हैं। क्या है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, देखते हैं। देखिए यहाँ पर है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। 1797 यानी नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियन युद्ध की शुरुआत कब हुआ था, 1797 में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी नेपोलियन क्या किया था, 1797 में इटली पर हमला किया था और यहाँ से ही नेपोलियन युद्ध का शुरुआत हुआ था। 1814 से 1815 तक क्या कर रहा है, नेपोलियन का पतन, वियना शांति संधि। यानी 1814 से 1815 में क्या हुआ था, नेपोलियन का पतन हुआ था और वियना शांति संधि हुई थी। अब यहाँ पर देखिए 1821 में, रुकिए रिफ्रेश कर लेते हैं। 1821 अब यहाँ पर आ जाएगा 1821। 1821 में क्या था, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ। 1821 में कब हुआ था, यूनानी स्वतंत्रता के लिए क्या हुआ था, संघर्ष प्रारंभ हुआ था। 1848 में क्या हुआ था, फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत, मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मनी, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्य की मांग करते हैं। 1859 से 1870 में क्या हुआ था, इटली का एकीकरण। 1859 से लेकर 1870 तक में इटली का एकीकरण हुआ था। आप इसको लिएगा, मेन ये है 1859। 1866 से 1871 में क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण। 1866 से 1871 में क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 1905 में क्या हुआ था, हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य का स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। चलिए हम अपने टॉपिक को बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है कि क्या कह रहा है कि अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखते हैं तो उसमें वैश्य राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे। यानी 18वीं सदी के आप नक्शे को देखते हैं तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैटानों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी सामान्य संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे लोग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी और शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इससे बना था, अलग अलग क्षेत्रों के समूहों को जोड़कर बना था। इससे क्या था, इससे एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में
आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों को इस्तेमाल करते थे। गलेशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमिया और सिल्विका में कर्निया में स्लेवनस, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाली नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। ये जो एक है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, इसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए अंदाज और नए जोश के साथ। नमस्कार, बाय बाय।